स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? यस सर। चलिए, तो देखिए कहाँ मैं आपसे बात कर रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। अभी तक जो हमने गेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी की थी उसके रिगार्डिंग, फिर हमने आगे आपसे बोला था कि प्रॉपर्टीज हमें सैंड की देखनी है कि क्या क्या हो सकती हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट वगैरह जो अभी तो खैर कर नहीं पा रहे हैं आप, तो प्रॉपर्टीज सैंड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अगर हमें पहले से पता है, इन दैट केस हम इजीली मोल्डिंग प्रॉपर्टीज का पता करके हमारे जो डिफेक्ट है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाएंगे आप तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा और प्रोडक्शन के साथ साथ उसका मार्केटिंग अच्छी होगी। इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये प्रॉपर्टीज पता हो। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं है तो मोर चांसेस है डिफेक्ट के। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पहला है रिफ्रैक्टिवनेस। तो रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है, ये मैं आपको रिफ्रैक्टिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको, या रिफ्रैक्टिवनेस भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ आप इसको कह सकते हैं। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिवनेस? क्यूबोला फर्नेस में आपको मैंने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, याद हो अगर। एक ऐसे मतलब मटेरियल को इस तरह से हम हीट ट्रीट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसके ऊपर कि उसकी प्रॉपर्टीज इंटरनल चेंज हो जाती हैं। इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से उसकी कई प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए अच्छी भी होती हैं और कई प्रॉपर्टीज क्या करती हैं उसको डैमेज भी कर देती हैं। तो जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम हीट ट्रीटमेंट को चूज करते हैं और उसको उस पर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है द मोल्ड मस्ट नॉट मेल्ट बर्न और क्रैक एज द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू इट। मतलब आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिखा है कि मोल्ड मस्ट नॉट बी बेल्ट। मतलब क्या है, आप जो मोल्ड कैविटी बना रहे हो मेटल रिमूव करने के बाद वो आपकी मेल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, सपोज आप किसी भी मोल्टन मेटल को एक मोल्ड कैविटी में पोर कर रहे हैं, तो जब मोल्ड कैविटी में आप पोर करते हैं, एंटर करते हैं, तो जो मोल्टन मेटल होती है वो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी। एट दैट टेम्परेचर जैसी वो सेंट पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगी तो आप ये मानिएगा कि वहाँ पे वो सेंट पार्टिकल की स्ट्रेंथ अगर अच्छी नहीं है, रिफ्रैक्टिवनेस अच्छी नहीं है, तो वो उस टेम्परेचर पे या तो मेल्ट होने लगेंगे या फिर सैंड बॉल ब्रेक होने लगेगी आपकी। तो आपकी जो रिफ्रैक्टिवनेस है या स्ट्रेंथ है, रिफ्रैक्टिव स्ट्रेंथ वो अच्छी होना चाहिए ताकि आपका उसमें ना तो क्रैक फॉर्मेशन हो ना बर्न हो जब आप मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव स्ट्रेंथ मेजर द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम हीट। मतलब सेम है। आप जो रिफ्रैक्टिव जैसे रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होती हैं वो काम क्या करती हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन की जाती है, मतलब इस टेम्परेचर को वो सस्टेन कर सकती है। उसी तरह जो मोल्डिंग सैंड आप लेते हैं उसका इतना कैपेबल होनी चाहिए वो कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। अगर उस टेम्परेचर को सस्टेन कर लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो फाइन प्रोडक्ट बनेगा, उसकी सरफेस फिनिश अच्छी होगी और वो लुकिंग वाइज बहुत अच्छा होगा। इसीलिए रिफ्रैक्टिवनेस ये जो टर्म है ये बहुत यूज़ किया जाता है और मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिफ्रैक्टिवनेस के बारे में समझ में आ गया? बताइए भाई, रिफ्रैक्टिवनेस क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडहेसिवनेस। तो सिंपली एडहेसिव, आपने एडहेसिव और कोहेसिव पढ़ा होगा। एडहेसिव का मतलब क्या होता है, बताइए भाई, एडहेसिव का क्या मीनिंग है? एडहेसिव फोर्स आपने पढ़ा होगा, क्या होता है एडहेसिव फोर्स? सर जो बॉन्डिंग फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है वो एडहेसिव होता है, और जो बॉडी। हाँ हाँ बताइए क्या, हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा था? सर एडहेसिव ग्लू, बेसिकली ग्लू को बोलते हैं, जो दो मतलब दो से ज्यादा चीजों को जोड़ता है उसको तेज बोलो एडहेसिव अंकुर बोलते थोड़ा। हैं। सर एडहेसिव ग्लू को बोलते हैं, जो दो से ज्यादा चीजों को बेसिकली जोड़े उसको एडहेसिव बोलते हैं। अच्छा, तो और बताइए कोई। बाकी लोग बताइए। हरेंद्र, एडेसिव फोर्स का क्या मतलब है? सर एडहेसिव फोर्स वो सर फोर्स जो दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में लग रहे हैं, और कोहेसिव फोर्स वो होते हैं जो फोर्स किसी पर्टिकुलर एक ही बॉडी के अंदर लग रहे हो। एक ही बॉडी पे लगा रहता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दीपांशु आप बताइए। सर जिस फोर्स से दो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं उसे एडहेसिव फोर्स कहते सेम ऑब्जेक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट? हैं। डिफरेंट। डिफरेंट, तो वो आपका क्या होता है एडेसिव फोर्स। आप एटम्स की बात करें अगर, एडेसिव फोर्स, एडेसिव बॉन्ड और कोहेसिव बॉन्ड का क्या मतलब होता है? अगर एडेसिव बॉन्ड की हम बात करें तो सेम एटम्स के बीच में लगेगा या डिफरेंट एटम्स के बीच में? So attraction between two different molecules. Adhesive. डिफरेंट मॉलिक्यूल, दैट इज हाँ. Adhesive क्या force. But एडिशिव, और attraction कोहेसिव का between two मतलब? different molecules. और कोहेसिव मीनिंग क्या है? Cohesive में attraction between same molecules. सेम मॉलिक्यूल। अमित कुमार आपके बैच के हैं क्या ये? रोल नंबर 11। यस सर। चलिए, तो आई थिंक क्लियर होगा सभी लोग को एडेसिवनेस और कोहेसिवनेस का मतलब क्या है यहाँ पे। अब उसको हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी, सैंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो एडेसिवनेस का क्या मतलब है? सपोज अगर आपके पास जो सैंड पार्टिकल्स आप यूज कर रहे हैं, जो मोल्डिंग सैंड आपके पास है, उसमें एडहेसिवनेस की प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि सैंड पार्टिकल्स किसी दूसरे एटम्स या पार्टिकल के साथ स्टिक हो रहा है ठीक से, अगर तो आप बोलेंगे उसकी एडहेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है। क्लियरली समझ में आ रहा है ना क्या मतलब है? आपने बोला है ना एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या है, कि वो डिफरेंट अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स और एटम्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एडहेसिव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू get the stick or adhere to foreign material, such sticking of molding sand with the inner wall of the molding box। समझ रहे हैं बात क्या ये सेंटेंस में कह रहे हैं? जो मोल्डिंग सैंड है आपकी, वो जो मोल्डिंग बॉल है, मोल्डिंग बॉल का मतलब क्या है? जैसे आपने कोप एंड ड्रैग बॉक्स लिया था, याद है आपको? कोप बॉक्स को बताया था, एक ड्रैग बॉक्स बताया था। तो कोप बॉक्स की जो बाउंड्री है उस पे उस वो डिफरेंट मटेरियल का है, और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट चीज है। तो दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी, तभी आपका जो आप पैटर्न रिमूव करते हैं वो आपका बहुत अच्छे से रिमूव होके मोल्ड कैविटी प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर एडेसिवनेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सैंड पार्टिकल्स कोप बाउंड्री से या ड्रैग बाउंड्री, जो बॉक्स है उसकी बाउंड्री से स्टिक नहीं होगा, और जब स्टिक नहीं होगा तो इजीली वो क्या हो जाएगा, उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा, और जैसे आप उस पर लोड अप्लाई करेंगे या पैटर्न रिमूव करेंगे तो आपका पूरी कैविटी इरेगुलर मैनर में बनना शुरू हो जाएगी, है ना? क्लियर है एडेसिवनेस का मतलब? यहाँ समझ में आया?
बताइए भाई। एडहेसिवनेस क्लियर है सभी को? यस सर। अब सेम चीज है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल और सेम एटम्स। अब यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स के केस में अट्रैक्शन का क्या मतलब? जैसे एडहेसिव हमने आपको बता दिया है, कोहेसिव का क्या मतलब होगा? कौन समझाएगा अच्छे से? जैसे एडहेसिव का रोल होता है उसी तरह कोहेसिव का रोल होता है। कोहेसिव का रोल क्या होगा? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए भाई, जल्दी बताइए तो उस हिसाब से फिर मैं आपको समझाऊं। अदरवाइज अगर आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए, तो फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं उसको। सर आप समझा दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग को अगर वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए तो। स्क्रीन विजिबल, कैमरा दिख रहा है सभी को? यस मेरा सर। विजिबल है? देखिए यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। हमने कहा ये आपका क्या है, ये मोल्डिंग बॉक्स है, ठीक है। अब ये मोल्डिंग बॉक्स है तो ये वाली वॉल क्या हो गई है? ये वॉल आपकी पोप बॉक्स की वॉल है, पोप और ड्रैग जो भी है, ठीक है। अब इस पोप बॉक्स पे इस बॉक्स के अंदर आपने क्या भर रखा है? सैंड पार्टिकल्स भर रखे हैं, ये है सैंड पार्टिकल्स। तो जब बॉन्ड सैंड पार्टिकल और इस बॉल के बीच में बनता है, ये जब बॉन्ड बनता है, समझ रहे होंगे, ये वाला सैंड पार्टिकल है और ये बाउंड्री है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलेंगे एडहेसिवनेस। क्या बोलेंगे? एडहेसिवनेस। इसका मतलब क्या है? ये जो सैंड है वो इसके साथ बाउंड्री के साथ बॉन्ड बना लिया है। अब बाउंड्री के साथ बॉन्ड बॉन्ड बनाने का फायदा क्या होगा ये समझ लीजिए। सपोज ये आपके पास कैविटी हमने बना दी है, ठीक है, ये कैविटी हमने बना दी है। इस कैविटी में ये हमारे पास क्या है? सैंड पार्टिकल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे चारों तरफ से सैंड पार्टिकल हैं। अब अगर ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सैंड पार्टिकल्स का बाउंड्री के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो जब आप पैटर्न को रिमूव करेंगे तो यहाँ से ये जो सैंड है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी, यहाँ मूव कर जाएगी। तो ये आपका पैटर्न क्या हो जाएगा? जो डिजायर्ड कैविटी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? बट यस सर। कोहेसिवनेस की बात अगर हम कर रहे हैं तो कोहेसिवनेस का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, सेम मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स लगे तब। अब यहाँ पे देखो, ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं, ये सैंड पार्टिकल्स चारों तरफ भरे हुए हैं, हमने मोल्ड कैविटी या पैटर्न के चारों तरफ भर दिया है। अब जब एटम जो सैंड पार्टिकल्स हैं उन्हीं के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, ये जो एटम्स हैं कौन से पार्टिकल हैं? सैंड पार्टिकल्स। जब सैंड पार्टिकल्स के बीच में जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिवनेस। और कोहेसिवनेस का फायदा क्या है? क्यों यूज होता है कोहेसिवनेस फोर्स? ताकि जब आप पैटर्न को रिमूव करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, पैटर्न को जब आप बाहर निकालते हैं तो ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को स्ट्रिक्टली आपका पकड़े रखते हैं।
मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं ताकि आपका ये कैविटी अच्छे से बनी रहे। अगर ये कोहेसिवनेस फोर्स नहीं होगा तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जब आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो जो बाउंड्री के पास है यहाँ से ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और ब्रेक हो जाएंगे तो आपका ये पैटर्न पूरी तरीके से डैमेज होना, सॉरी जो कैविटी है वो पूरी तरह से डैमेज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? बताइए भाई। यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर है। यस सभी को क्लियर है? वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो, cohesiveness is a property of molding sand by virtue of which the sand grain particle interact and attract each other within the molding sand. Thus, the binding capability of the molding sand get enhanced to increase the green, dry, hot strength property of the molding and core sand. ठीक है, ग्रीन और ये ड्राई स्ट्रेंथ जो होती है वो अभी डिस्कस कर लेंगे आपको क्या होती है। तो इतना चीज समझ में आ गई है, एडहेसिवनेस और कोहेसिवनेस समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी का ये जो टर्म है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शायद कास्टिंग में आपको बताया था कि फ्लोएबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो गेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था उस टाइम पे आपको बताया था। क्या होता है फ्लोएबिलिटी? द कैपेसिटी ऑफ द सैंड टू फिल स्मॉल कैविटी इन द पैटर्न। हाई फ्लोएबिलिटी क्रिएट अ मोर प्रिसाइज मोल्ड एंड इज देयरफॉर यूजफुल फॉर डिटेल्ड कास्टिंग। क्या है, अगर आपका जो फ्लो होने की एबिलिटी है, भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका जो मोल्डिंग सैंड है, सॉरी मोल्डिंग सैंड कह रहे हैं, जो आपका लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल फ्लो होता है मोल्ड कैविटी में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं मोल्डिंग सैंड की। तो मोल्डिंग सैंड का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है हमारे पास जो शेप होता है वो बहुत टिपिकल शेप होते हैं जिनकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है या 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, सॉरी 4 डायमेंशनल कह रहे हैं, मल्टी डायरेक्शनल होती है जो। इन दैट केस आप जब सेंड पार्ट पैटर्न बनाया, आपने पैटर्न को मोल्डिंग बॉक्स में रख दिया और उसके चारों तरफ मोल्ड जो सैंड पार्टिकल्स है उसको भर दिया। भरने के बाद जब आप रैमिंग करते हैं तो अगर सैंड पार्टिकल्स की फ्लो होने की एबिलिटी, फ्लो होने का एबिलिटी का मतलब क्या है, जो टिपिकल से टिपिकल डिजाइन है या ड्राइंग है पैटर्न की, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर सैंड पार्टिकल फ्लो नहीं हो रहे हैं, उसी शेप में फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि उसकी फ्लो एबिलिटी खराब है और आपकी मोल्ड कैविटी जो आपकी डिजायर्ड है वो रिक्वायर्ड नहीं बन पाएगी। इसीलिए फ्लो एबिलिटी होना चाहिए सैंड पार्टिकल में, या बोले उसमें प्लास्टिसिटी होना चाहिए। प्लास्टिसिटी का मतलब समझते हैं, तो लोड हटाने पे वापस डिफॉर्म ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक या प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स के अंदर प्लास्टिसिटी होना चाहिए, फ्लो होने की एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो जो भी शेप में आप पैटर्न बनाना, जो कैविटी बनाना चाहते हैं, उस शेप को वो इजीली कैप्चर कर सके, वहां तक पहुंच सके सैंड पार्टिकल, तभी तो आपकी कैविटी बनेगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है यस सर। कोलैप्सिबिलिटी। तो कोलैप्सिबिलिटी का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, बताइए भाई। थोड़ा आप लोग भी डिस्कस किया करो उससे। हाँ सलोनी मिश्रा कुछ कह रही हैं? अभिषेक चंद्रा माइक ऑन किए यस हो सर। आप? हाँ कुछ माइक ऑन करें, कुछ कहना चाह रहे हैं, कोलैप्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे। बताइए भाई। स्क्रीन पे आपके सामने जो लिखा हुआ है उसे कोई समझा सकता है? उत्कर्ष तिवारी,
जल्दी बोलिए। नहीं, कोई नहीं, चलिए देख लीजिए यहाँ पे। कोलैप्सिबिलिटी में लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ द सैंड मिक्सचर टू कोलैप्स अंडर द फोर्स। Greater mold collapsibility allow the metal casting to shrink freely as it solidify without the risk of hot tearing or cracking। समझिए, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा भाई, आपको अभी मैंने फिगर बना के समझाया था, उसी उसी को थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा। नहीं आएगा समझ में तो फिर से उसी तरह समझा दूंगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कोलैप्सिबिलिटी का। तो जो लिखा हुआ है ना कि जो सैंड मिक्सचर, जो सैंड पार्टिकल आप ले रहे हैं, वो प्रॉपरली कोलैप्स होना चाहिए जब आप उन पे प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं। प्रेशर फोर्स का मतलब क्या है? जब आप उनकी रैमिंग कर रहे हो, जैसे जैसे रैमिंग फोर्स लगाओगे उन पे, तो वो जो सैंड पार्टिकल्स है आपस में कोलैप्स होके एक दूसरे से मिक्स हो जाना चाहिए प्रॉपरली। उसके अंदर कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर एयर पार्टिकल्स होंगे तो आप ये मान के चलिए कि कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और जब आप मटेरियल सॉलिडिफाई होगा, सॉरी, जो आपकी मोल्ड कैविटी बनी है, तो जब सॉलिडिफाई होगा लिक्विड मेटल भरने के बाद, तो इन दैट केस वहाँ पे श्रिंकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और क्रैक्स और हॉट टीयरिंग हो जाएगी, अगर कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो। अगर अच्छी तरीके से कोलैप्सिबिलिटी हो गई है तो वहाँ पे क्रैक फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाते हैं, चांसेस नहीं होते कि वहाँ क्रैक फॉर्मेशन हो, श्रिंकेज नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है? तो इसीलिए कोलैप्सिबिलिटी बहुत आपकी ज़रूरी अच्छे से होना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्रैक फॉर्मेशन ना हो, ना हॉट टीयरिंग हो। ये एक तरह के डिफेक्ट होते हैं, हॉट टीयरिंग और क्रैक्स। ये आपके अगर बेल्डिंग सॉरी कास्टिंग प्रोडक्ट में होंगे तो आपका कास्टिंग की प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो बहुत कम होगी, ठीक है? क्लियर है कोलैप्सिबिलिटी के बारे में? बताइए भाई। सर एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया? देखिए, कोलैप्सिबिलिटी में वो कह रहे हैं आपका कि जो सैंड मिक्सचर आप लेते हैं, भाई मिक्सचर लेने का मतलब क्या है समझिए यहाँ पे। इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये सैंड पार्टिक, ये सपोज आपकी क्या है, मोल्ड कैविटी है, ठीक है? इस मोल्ड कैविटी में आपने क्या किया है, इसके चारों तरफ आपने क्या कर दिया है, सैंड पार्टिकल्स भरा है। इनिशियल से बात करते हैं। सपोज ये आपका पैटर्न आपने रख दिया, इसमें पैटर्न रखने के बाद आपने इसके चारों तरफ सैंड पार्टिकल्स को भर दिया है। सैंड पार्टिकल्स भरने के बाद आपने रैमिंग की, रैमेट जो आपका टूल होता है उससे रैमिंग कर दी। रैमिंग करने का मतलब क्या है, आप इस पर प्रेशर फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से आपके ये सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे में प्रॉपरली कोलैप्स हो जा रहे हैं, मिक्स मतलब अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले रहे हैं, जिसको कोहेसिव बॉन्ड भी आपने अभी पढ़ा है, कोहेसिव स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जा रही है। अब जब इस तरह से बॉन्ड इसने बना लिए हैं चारों तरफ से, अब कोलैप्सिबिलिटी अच्छी हो गई है इसका मतलब। तो क्या होगा आप ये समझिएगा कि जब आप इस पैटर्न को बाहर रिमूव करेंगे, बाहर रिमूव किया तो यहाँ मोल्ड कैविटी बन गई है। जब मोल्ड कैविटी बन गई है तो हमने क्या किया, यहाँ से मोल्टन मेटल को पोर करा दिया। ये हमने क्या किया, मोल्टन मेटल को एंटर करा दिया। तो मोल्टन मेटल जब यहाँ पे फिल होगा, इन दैट केस फिल होने के बाद जब सॉलिडिफाई होगा, तो सॉलिडिफाई होने
से क्या होगा कि उसमें श्रिंकेज होता है, श्रिंक होगा तो ये जो आसपास के जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो इसमें मिक्स नहीं होंगे। यहाँ देख लीजिए और क्लियरली बता रहे हैं। सपोज ये आपने क्या किया, रैमिंग कर दी, रैमिंग करने के बाद आपने यहाँ पे क्या है, मोल्टन मेटल को भर दिया है, ठीक है, ये आपने मोल्टन मेटल को भर दिया है। अब जब मोल्टन मेटल इसके अंदर भर गया, उसके बाद इसको हमने क्या किया, सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया। जब सॉलिडिफाई होगा तो क्या करेगा, ये श्रिंक करेगा। भाई आपको पता है ना कि कोई भी लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड स्टेट में जाएगी तो ये इस आसपास के जो इसके कांटेक्ट में होंगे पॉइंट, उनका क्या करेगी, अपनी तरफ श्रिंक करने की कोशिश करेगी, सिकुड़ेगी। तो जो अगर सैंड पार्टिकल्स प्रॉपरली कोलैप्स नहीं हुए हैं तो ये सैंड पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे, और जब मूव कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक फॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा, क्रैक फॉर्मेशन। तो कोलैप्सिबिलिटी इसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफेक्ट फ्री हो जाएगा, डिफेक्ट के साथ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आया कोलैप्सिबिलिटी का मतलब, जो आपका थ्योरी में भी लिखा हुआ है। क्लियर है? हाँ, आई थिंक। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट है? ठीक है, तो ये आपकी कोलैप्सिबिलिटी हो गई है। अब इसमें एक चीज और, एक प्रॉपर्टी रह गई है, परमेबिलिटी। ये मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है। क्या होता है परमेबिलिटी, वो समझिए आप जरा। जब गैसेस, अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम रैमिंग करते हैं तो रैमिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो सैंड पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अगर वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनके अंदर क्या हो जाएगा, एयर पार्टिकल्स रह जाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल भी दिया था, रोड जब कंस्ट्रक्ट होता है, या जब आपने देखा होगा कि डामर पड़ने से पहले रोड की खुदाई की जाती है, उसके बाद उसमें गिट्टी बालू वगैरह डाल के रोड रोलर उसके ऊपर मूव कराया जाता है, रोलर मूव करता है, आपने देखा होगा। तो रोलर मूव क्यों करता है, ताकि जो आपने गिट्टी और जो बालू उसमें डाली है वो प्रॉपरली सेट हो जाए। सेट होने का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी गैप ना रह जाए, कोई स्पेस खाली ना रह जाए, ताकि आप उस पर लोड अगर डालेंगे तो अगर गैप होगा अंदर तो वहीं से आपकी सड़क ब्रेक हो जाएगी, वहीं से क्रैक होना। आपने देखा होगा कई बार सड़क ऐसा न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा या लाइव भी देखा होगा कि लोड पड़ने पे सड़क क्या हो गई, अंदर की तरफ धंस गई है। तो ये ऐसे क्यों होता है, वहाँ खोखलापन आ गया है। खोखलापन जैसे ही आएगा तो वहाँ लोड पड़ेगा तो वो नीचे की तरफ, उसी लोड की वजह से नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो जब आप वही कॉन्सेप्ट इधर ला रहे हैं कास्टिंग में, अगर आपने प्रॉपर रैमिंग नहीं की है, सैंड पार्टिकल्स को प्रॉपरली रैम्ड नहीं किया है, तो इसके अंदर भी एक गैप रह जाएगा। उस एयर गैप की वजह से आपका खोखलापन हो जाएगा, और आप जब उस पर लोड डालेंगे तो आपके चांसेस है कि जो प्रोडक्ट आपका है वो डैमेज के साथ प्रोड्यूस हो। तो परमेबिलिटी क्या होती है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है सैंड पार्टिकल्स की जो हेल्प करती है कि जब आप रैमिंग करते हैं तो कितने इजीली ये अंदर के एयर बबल्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है। बात समझ में आ रहा है, हाउ इजीली एयर रिमूव फ्रॉम दी मोल्ड कैविटी और मोल्डिंग बॉक्स, इसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आई परमेबिलिटी की? बताइए भाई, जल्दी बताइए परमेबिलिटी। क्लियर है सभी को? यस सर। आप कह सकते हैं परमेबिलिटी एक तरह का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है जो कि गैस और एयर को, जो मोल्डिंग बॉक्स है उसके अंदर से रिमूव करते हैं। अगर ये गैस एंट्रैप हो गई
या एयर एंट्रैप हो गई, तो आप जब मोल्टेन मेटल डालते हैं, पोर करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे पोरोसिटी डिफेक्ट आ जाएगा। पोरोसिटी डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी वीक होगी और आपका फाइनल प्रोडक्ट डैमेज के साथ प्रोड्यूस होगा। इसीलिए परमेबिलिटी को यूज किया जाता है। आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी को सिंपल आपको कहना है कि परमेबिलिटी सैंड की एक प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है एस्केप ऑफ एनी एयर, गैसेस और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मोल्ड। क्लियर? यस सर। सभी लोग को समझ में आ गया परमेबिलिटी? ये प्रॉपर्टी 6 तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है जब हम कास्टिंग के बारे में स्टडी करते हैं। सभी लोग को समझ में आ गया? जल्दी बताइए भाई। यस सर। कोई डाउट है? 6 में Yes, से sir. कोई भी ऐसी No, sir. प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में ना आया तो आप पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो। सर ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शननेस, ये समझा दीजिए एक बार। रिफ्रैक्टिवनेस बेटा एक तरह का आप कह सकते हैं कि सैंड पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर वो सस्टेन कर सकती है। जितनी अच्छी रिफ्रैक्टिवनेस होगी सैंड पार्टिकल्स, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है। भाई जब आप मोल्टन मेटल डालते हो तो मोल्टन मेटल का मतलब क्या है? पिघला हुआ मेटल। तो पिघला है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नहीं होगा? तो उस टेम्परेचर को जब हम सैंड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा, तो अगर सैंड पार्टिकल्स का ही टेम्परेचर सस्टेन करने की एबिलिटी नहीं है तो वो तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए रिफ्रैक्टिवनेस उसमें होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए। ठीक है? यस सर। और कोई प्रॉपर्टी बताइए, किसी और को समझ में ना आई हो। क्लियर है सभी को? तो आगे प्रोसीड करें। यस